नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, गुप्त काल के अंतर्गत उसे गुप्तकालीन संस्कृति के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और गुप्त काल के अंतर्गत ये दूसरा पार्ट आता है जहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं। गुप्तकालीन संस्कृति में हम लोग कई छोटे छोटे जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे, जिनमें आप देखेंगे कि प्रशासन और इसके बाद सामाजिक स्थिति, धर्म, राजनीति, इन सब पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए गुप्तकालीन संस्कृति से हम अपनी क्लास को शुरू करें कि उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में आता है लाना जरूरी है। तो वंस अगेन मोस्ट वेलकम शशांक आईएएस। मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। शशांक आईएएस, उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है और यहां पर आपकी अपनी संस्था का इमेज यानी कि मेरा इमेज डाउनलोड बाय एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करके अधिक से अधिक आप लोग लाभान्वित हों। कोर्स की मैं बात कर लूं तो यहां पर कोर्स जो है इतिहास एक समग्र अध्ययन का एक कोर्स चल रहा है जिसकी ड्यूरेशन 4 मंथ्स की है, जहां पर आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा को देखेंगे। बात अगर फीस स्ट्रक्चर की जाए तो संपूर्ण क्लास की फीस 1199 रुपये, बट अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपये में जो है आपका इतिहास संपूर्ण और समग्र अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ही जुड़ें और बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए हम लोग जो है अब अपने उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलें। अभी तक गुप्त काल के अंतर्गत हम लोगों ने गुप्तकालीन शासकों के बारे में देखा। श्री गुप्त से हम लोगों ने अपनी कहानी को शुरू की, अपने इतिहास विषय को शुरू किया। घटोत्कच, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद श्री चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त और फिर इसी क्रम में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक महत्वपूर्ण तरीके से हम लोगों ने देखा। उसके बाद परवर्ती गुप्तों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, जहां आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। अब इस पूरे गुप्त काल के अंतर्गत इनका प्रशासन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, दास्ता का क्या सिचुएशन था, क्या स्थिति थी, अर्थव्यवस्था के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि कला और संस्कृति का पार्ट जो है वो आपका स्थापत्य कला और यानी कला और संस्कृति के अंतर्गत चला जाएगा, लेकिन यहां पर हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे, साहित्य की भी बात करेंगे। तो चलिए गुप्तकालीन संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लें और उसके बाद फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। गुप्तकालीन संस्कृति में प्रशासन यानी गुप्तकालीन प्रशासन पहला, इसके बाद सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इसके बाद भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इसके साथ हम लोग व्यापार एवं वाणिज्य को देखेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य को देखेंगे। इसी क्रम में धार्मिक दशा को देखेंगे। इसके साथ साथ कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य। अब यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि प्रशासन, सामाजिक स्थिति, भू राजस्व व्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य, इसको तो यहां पर हम लोग विस्तार से देखेंगे, लेकिन धार्मिक दशा, कला एवं साहित्य, ये कला एवं संस्कृति के अंतर्गत देखा जाएगा। जब कला एवं संस्कृति आप पढ़ेंगे वहां पर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन संक्षिप्त में यहां पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये कला और संस्कृति का पार्ट है। तो इस तरह से गुप्त काल में जब इन सारे बिंदुओं पर आप क्लास कर लेंगे तब आपसे क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे और लगातार आपसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो प्रशासन, सामाजिक स्थिति, भू राजस्व व्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य के साथ साथ धार्मिक दशा, कला एवं संस्कृति, इन सब पर गुप्तकालीन संस्कृति के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है इन सेगमेंट्स पर बात करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वह गुप्तकालीन प्रशासन पर होगी। क्लास को सहज और सरल तरीके से प्रस्तुति के लिए बहुत अधिक टॉपिक को एक साथ लेकर के चलना कठिनाई होती है,
इसलिए आज प्रशासन पर और फिर इसके बाद निरंतर एक एक टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। चलिए, प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन। सबसे पहले आपको समझना होगा, जब कभी भी किसी समय काल में वहां के प्रशासन को देखना हो तो आप वर्तमान समय से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलें। इससे आपको कई सारी बातें याद रहती हैं। जैसे वर्तमान समय में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, इसके बाद स्थानीय प्रशासन, इस प्रकार की बातों को अब आप लोग देखते हैं। वैसे उस समय में भी केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जैसी व्यवस्था को आपको देखना होगा। तो जब तुलनात्मक अध्ययन आप करते हैं तब वो सारी बातें आपको विशेष रूप से याद रहती हैं और परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो गुप्तकालीन प्रशासन से चलिए हम लोग अपनी बात को शुरू करें। आप यहां पर देखेंगे कि गुप्तकाल के प्रशासनिक केंद्र में कौन होता था? केंद्र में राजा होता था। कौन होता था? राजा। और राजा के अधीन आप देखेंगे कई राज्यपाल होते थे, और जो राज्य होता था उस राज्य को हम लोग केंद्र कहते थे। और जैसे वर्तमान समय में एक राज्य है, ठीक है, यानी कि देश की मैं बात करूं, कंट्री की बात करूं, तो फिर उसके कई केंद्र हैं, क्षमा चाहूंगा, वह केंद्र है। उसके बाद फिर वह कई प्रांतों में विभाजित है, और प्रांत फिर कई मंडल, जिला और तहसील में विभाजित हैं। तो स्वयं यहां पर भी उसी तरीके से आपको समझना होगा। एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, उसके बाद आपको ठीक तरीके समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप यहां पर देखेंगे कि ये साम्राज्य है। साम्राज्य, साम्राज्य से छोटा क्या होता था? आप यहां पर देखें, देश, भुक्ति, अवनि, इन्हें प्रांत बोला जाता था। इसके बाद इससे छोटा क्या होता था? विषय। विषय से छोटा क्या होता था? विधि। विधि से छोटा क्या होता था? पेट। और इससे छोटा क्या होता था? ग्राम। अब यहां पर देखिए, ये जो साम्राज्य है इसको केंद्र बोला जाता है। केंद्र यानी कि केंद्र साम्राज्य हो गया। देश, भुक्ति या अवनि इसको प्रांत बोलते थे। इसके बाद जो विषय है, विषय को जिला बोला जाता था। विषय को जिला बोला जाता था। इसके बाद विधि को तहसील बोला जाता था। तहसील। और पेट को जो है आप ग्राम से बड़ी इकाई यानी कि ब्लॉक या खंड बोल सकते थे। खंड। और इसे ग्राम है तो ग्राम बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो गुप्तकालीन प्रशासन है वह इस प्रकार से दिखता है आपको। साम्राज्य, फिर उसके छोटा देश, भुक्ति, अवनि, फिर उससे नीचे विषय, फिर उससे नीचे विधि, उससे नीचे पेट, उससे नीचे ग्राम। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि ग्राम जो है वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। यहां पर मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अब यहां पर देखिए, कहा जाता है कि कई ग्राम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पेट बनता है। कई पेट जब मिलते हैं तो क्या बनता है? विधि बनता है। कई विधि जब मिलते हैं तो क्या बनता है? विषय बनता है। कई विषय जब मिलते हैं तब क्या बनता है? देश, भुक्ति या अवनि। ठीक है, यहां पर वर्तमान वाला देश वो देश नहीं है। और जब फिर कई देश या कई भुक्ति या कई अवनि मिलते हैं तो क्या बनता है? साम्राज्य। तो इस तरह से आप समझेंगे। अब यहां पर आप देखिए, ये केंद्र प्रशासन हो जाएगा, केंद्रीय प्रशासन। यहां आप देखेंगे केंद्रीय प्रशासन,
यहां पर आप देखेंगे प्रांतीय प्रशासन हो जाएगा, प्रांतीय प्रशासन। यहां पर आप देखेंगे जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, इसे नगर प्रशासन भी कहते हैं। और फिर यहां से आप देखेंगे वीथी से लेकर के ग्राम तक आप देखेंगे यह सामान्य प्रशासन, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन। क्या कह सकते हैं? स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गुप्तकालीन प्रशासन है वह केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर और स्थानीय प्रशासन में विभाजित था। किसमें विभाजित था? केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में विभाजित था। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य और केंद्र की बात होती है। प्रांतीय प्रशासन की हम बात करें तो देश, भुक्ति, अवनि इनकी बात होती है। जिला प्रशासन की हम बात करें तो विषय इनकी बात होगी। विधि, पेठ और ग्राम ये स्थानीय प्रशासन के रूप में देखे जा सकते थे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो साम्राज्य यानी कि केंद्र है, ठीक है, इसका मुखिया कौन है भाई? इसका मुखिया राजा है। कौन है? राजा है। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन में अगर आप देखेंगे तो इसका मुखिया कौन होगा? उपरीक होगा। जो प्रांतीय प्रशासन है, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा ज्यादा अच्छा है, प्रांतीय प्रशासन का मुखिया कौन होगा? उपरीक होगा, उपरीक। और इसका मुखिया कौन होगा? राजा होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो जिला प्रशासन है इसका मुखिया विषयपति होगा, विषयपति, विषयपति, ठीक है। और यहां पर ग्राम का ग्रामपति या ग्रामीण बोल सकते हैं, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुप्तकालीन प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या आप देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में साम्राज्य, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में देश, भुक्ति, अवन, जिला, ये सारे पॉइंट्स जिसको आपको याद करना है। और मैं फिर बता रहा हूं कि कई ग्राम मिलकर के पेठ बनता है, कई पेठ मिलकर के वीथी बनती है, कई वीथी मिलकर के आप देखेंगे जो है विषय बनता है, और कई विषय मिलकर के देश, भुक्ति, अवनि बनता है, और कई अवनि मिलकर के साम्राज्य बनता है। जैसे आप लोग देखिए, कई ग्राम मिलकर के खंड बनता है, कई खंड मिलकर के तहसील बनता है। जब 2-3 तहसील मिलते हैं तो जिला बनता है, और कई जिला मिलते हैं तो फिर मंडल, और उसके बाद प्रांत बनता है। और कुछ आप देखिए कई प्रांत जब मिलते हैं तो आपकी कंट्री, देश, राज्य बनता है। तो यहां पर राज्य का मतलब कंट्री से हुआ, यहां पर राज्य का मतलब प्रांत से हो जाएगा। तो इस बात को आपको अब समझ लेना है। चलिए अब हम लोग केंद्र की बात करेंगे, इसके बाद प्रांत की बात करेंगे, फिर स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे, यानी केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे, प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे, और उसके बाद स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर न्याय प्रशासन पर चर्चा करेंगे, और वहां से भी आप देखेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो तैयार हैं आप सभी लोग? केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के केंद्र में कौन होता था? इसके केंद्र में राजा होता था, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए कई प्रशासनिक अधिकारी होते थे। सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कौन होंगे भाई? प्रशासनिक अधिकारी होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो राजा होता था वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसे भारी भरकम उपाधियों को वह धारण करता था। और उस महाराजाधिराज की सहायता के लिए बहुत सारे अमात्य, मंत्री, अधिकारी सब इकट्ठा हो जाते थे। तो चलिए गुप्तकालीन अभिलेखों में जो अधिकारी हैं, जो महामात्य हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को महामात्य भी कहते हैं, महामात्य, मंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। अब गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रमुख अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी, गुप्तकालीन अभिलेखों में
वर्णित प्रमुख केंद्रीय अधिकारी। गुप्तकालीन अभिलेखों में वर्णित प्रमुख केंद्रीय अधिकारी। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिकारियों के नाम और उनसे महत्वपूर्ण बातें यहां पर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और आप सबको उसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप यहां पर लिखिए नंबर 1 कुमारा मात्य। कुमारा मात्य, ठीक है। यह जो है राज्य का उच्च अधिकारी होता था और इसको जो है प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में भी जाना जाता था। इसके अलावा महासेनापति अथवा महाबलाधिकृत ये भी अन्य अधिकारियों के रूप में वर्णित होते थे। पहले यहां पर लिख लें राज्य का उच्च पदाधिकारी, ठीक है, अथवा प्रांतीय अधिकारी होता था। प्रांतीय अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी। दूसरा लिखिए महाबलाधिकृत। यह होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तीसरा आप लिखिए महादंडनायक। इन सबको आपको याद रखना है। युद्ध एवं न्याय का मंत्री। युद्ध एवं न्याय का मंत्री। अगला लिखिए महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक यह शांति एवं वैदेशिक नीति का अधिकारी होता है। शांति प्लस विदेश नीति, ठीक है। इसके अलावा अगला लिखिए दंडपाशिक। ये सब आपको याद करना है भाई। प्रमुख प्रमुख मैं लिखा रहा हूं, ये सब आपको याद रखना है। दंडपाशिक यह पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। पुलिस विभाग का प्रमुख। इसके अलावा और भी कई अधिकारी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट महापक्ष। अगला लिखिए महाक्षपटलिक। महाक्षपटलिक यह राज्य के प्रमुख दस्तावेजों तथा राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। महाक्षपटलिक। इसके बाद कुछ और होते थे जैसे अग्रहारिक। अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी। दान विभाग का अधिकारी। इसके अलावा भटाश्वपति। घुड़सवारी सेना का अधिकारी। घुड़सवारी सेना का अधिकारी। इसके अलावा पुरपाल नगर का प्रधान अधिकारी। नगर का प्रधान अधिकारी। और लास्ट लिख लीजिएगा पुस्तपाल। कार्यालय, ठीक है, कार्यालय अधिकारी। इसमें भी आपके एग्जाम में महाक्षपटलिक, दंडपाशिक, महासंधि विग्रहिक, महादंडनायक, महाबलाधिकृत,
कुमारामात्य, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। बाकी और आपसे केंद्रीय प्रशासन के अधिकारियों के बारे में कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहां पर आइए एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो है यहां पर हम लोगों ने राजा के सहयोग के लिए जो भी बड़े अधिकारी और मंत्री होते थे उनकी बात हम लोगों ने कर ली। अब आइए हम लोग प्रांतीय प्रशासन की बात करें। प्रांतीय प्रशासन यानी कि देश, भुक्ति, अवनि, ठीक है, जिसके बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? उपरिक। तो प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे उनमें विशेष रूप से आइए देख लीजिए। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन को आप यहां पर एक बार देखें कि प्रांतीय प्रशासन को किन किन पार्टों में या प्रांतीय प्रशासन को क्या क्या कहा जाता था। तो एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूं, देश, इसी को भुक्ति, इसी को अवनि, तीनों नाम से। और अधिकारी को क्या कहा जाता था जो इसका सर्वे सर्वा होता था? उपरिक। उपरिक, यहां पर इसको आपको ध्यान देना होगा। और कहा जाता था कि इस पद पर कौन नियुक्त होता था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि इस पद पर नियुक्ति किसकी होती थी? तो राज परिवार के लोगों की नियुक्ति होती थी। इस पद पर राज परिवार के लोगों की नियुक्ति विशेष रूप से की जाती थी, विशेष रूप से। अब ऐसा नहीं कि कंपलसरी था, विशेष रूप से की जाती थी। इसके बाद आप देखेंगे जिला प्रशासन के अंतर्गत। तो जिला प्रशासन के अंतर्गत आप देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। यहां पर आप देख लीजिए, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, अब जो भुक्ति होते थे वह कई पार्टों में विभाजित होते थे, कई जिलों में विभाजित होते थे, और जिन्हें क्या कहा जाता था? विषय। तो आप यहां पर देखेंगे जिला प्रशासन, इसको जिला को विषय कहा जाता था, इसके अधिकारी को विषयपति कहा जाता था, विषयपति कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न ये कि इसके जो है विषयपति जो होते थे इतने महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे कि इसके अधीन जितने भी अन्य शासन व्यवस्था होती थी सबको ये कंट्रोल करते थे। विषयपति का अपना कार्यालय भी होता था, अपना ऑफिस भी होता था। ठीक है, और अभिलेखों को सुरक्षित करने वाले अधिकारी पुस्तपाल इन्हीं की कार्यालय में बैठते थे। विषयपति की सहायता के लिए विषय परिषद होती थी। यहां पर पॉइंट आउट कर लीजिए, विषयपति की सहायता के लिए, विषयपति की सहायता के लिए विषय परिषद, विषय परिषद होती थी। ठीक है, विषय पद की सहायता के लिए विषय परिषद होती थी। अब देखिए विषय परिषद में कौन कौन से सदस्य होते थे? नगर श्रेष्ठी। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 सार्थवाह, नंबर 3 प्रथम कुलिक। सबको याद करना है भैया, आपको सबको याद करना है तभी क्वेश्चंस बनेगा। प्रथम कुलिक। और चौथा है प्रथम कायस्थ, प्रथम कायस्थ। अब यहां पर आप देखिए जो नगर श्रेष्ठी है यह श्रेणियों का प्रधान होता है, जो व्यापारी होते थे उनका प्रधान होता था, श्रेणियों का प्रधान। जो सार्थवाह है व्यापारियों का प्रधान, मतलब ये जो व्यापारिक संघ होते थे, जो नगर श्रेष्ठी है उनके प्रधान होते थे। और सार्थवाह जो व्यापारी चलते थे कारवां में, ठीक है, उनका प्रधान। व्यापारियों का प्रधान। और नगर श्रेष्ठी नगर श्रेणियों का प्रधान। और प्रथम कुलिक जो होता था वो प्रधान शिल्पी होता था।
और प्रथम कायस्थ होता था मुख्य लेखक। ये कायस्थ वगैरह वर्ग कैसे आया, इस पर हम लोग आगे परिचर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जिला प्रशासन की बात की जाती है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की हम बात करें, स्थानीय प्रशासन, तो स्थानीय प्रशासन में आप देखेंगे कि जिले जो थे तहसील में बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, वीथी कहा जाता था। जिले तहसील में बटे होते थे, तहसील में उनका विभाजन होता था, और इन्हें क्या कहा जाता था, वीथी कहा जाता था। और वीथी किसमें बटे होते थे, पेठ में बटे होते थे, पेठ में विभाजित होते थे। किसमें विभाजित होते थे, पेठ में विभाजित होते थे। जो ग्राम की सबसे बड़ी इकाई होती थी, जो ग्राम की सबसे बड़ी इकाई थी, तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। और कहा जाता था कि इससे नीचे ग्राम होता था, ग्राम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, और इसके अधिकारी को ग्रामपति कहा जाता था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसके अलावा न्यायिक प्रशासन की भी बात कर ली जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यायिक प्रशासन, ये तो प्रशासन जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर था। अब न्यायिक प्रशासन की बात करेंगे। न्याय प्रशासन में कुछ एक पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना है। न्याय प्रशासन की परिचर्चा करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गुप्तकालीन जो स्मृतियाँ हैं, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति में न्याय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा गुप्तकालीन स्मृतियों, विशेष करके नारद प्लस बृहस्पति में न्याय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि गुप्त युग में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित हुई। गुप्त युग में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी दीवानी तथा फौजदारी, यानी कि ये रेवेन्यू होता है राजस्व से संबंधित, और ये जो झगड़े वगैरह आप लोग करते रहते हैं उससे संबंधित, जो गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो दीवानी तथा फौजदारी की जो है भली भांति परिभाषित की गई। ठीक है। और इसके लिए जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, महादंडनायक, दंडनायक, सर्वदंडनायक। तो न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था, महादंडनायक, सर्वदंडनायक। ठीक है, ये सब बड़े अधिकारी होते थे। इसके अलावा बात व्यापारियों का, देखिए व्यापारियों का न्याय प्रशासन अलग चलता था। तो व्यापारियों के न्याय प्रशासन की हम बात करें, व्यापारी तथा व्यवसायियों का न्याय प्रशासन, व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणी के अलग न्यायालय थे।
अलग न्यायालय। इसमें भी दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। एक होता था पूग, ये पूछा गया है कई बार। एक होता था पूग और दूसरा होता था कुल। कहा जाता था ये जो पूग है यह है नगर, मतलब जो लोग नगर में रहते थे उनके लिए न्यायालय था, और कुल जो होता था यह सामान्य कुल परिवार के लिए होता था। तो पूग न्यायालय नगर में रहने वाले लोगों के लिए, नगर में रहने वाले लोगों के लिए, और कुल जो होता था सामान्य लोगों के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है, और इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जो व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणी के लिए अलग न्यायालय होते थे उनमें पूग जो होता था, पूग और कुल दो होते थे, उनमें पूग जो होता था नगर में रहने वालों के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपने प्रशासन से संबंधित इन बिंदुओं को देखा। और इससे पहले देखिए न्याय प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप इन अधिकारियों को देखते हैं। तो यहां पर टोटल, एक बार पुनः मैं कहूंगा कि आपको यहां पर इस लिस्ट को ध्यान देना होगा जो अभी यहां पर इसको हमने बताया है पूरा। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन में इन अधिकारियों को कुमारामात्य, महाबलाधिकृत, महादंडानायक, महासंधि विग्रही, इनको आपको एकदम याद कर लेना होगा। दंडपाशिक और महाक्ष पटलिक एकदम याद कर लेना होगा, बाकी जरूरत नहीं है। और नहीं याद करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, याद को तुम्ही को करना है याद। प्रांतीय प्रशासन में जो ये देशभुक्त यौनी है, ठीक है, इसके अधिकारी को ऊपरी कहा जाता था, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जिला प्रशासन में आप देखेंगे कि अधिकारी होता था विषयपति होता था, इसकी सहायता के लिए आप देखेंगे परिषद होती थी, जिनमें सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ ये होते थे। ठीक है, स्थानीय प्रशासन में यहां पर तो इस तरह से आप जो है इन बिंदुओं को देखे हैं, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां तक की क्लास आज इतनी ही होगी। इसके बाद हम लोग जो है फिर आगे चल करके सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।